यूपी के सहारनपुर में क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी ही मौत की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्यारे डॉक्टर ने अपने जीजा के कारखाने में मजदूरी करने वाले अपने हमउम्र को ही कार में जिंदा जला दिया। दरअसल हत्यारे डॉक्टर मुबारक पर लाखों रुपए का लोन का कर्ज बकाया चल रहा था और उसने बीमे की रकम हड़पने और लोन का पैसा माफ हो जाने की नियत से अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर को थाना कोतवाली देहात इलाके में बिजोपुरा नहर के पुल के पास एक जली हुई मारुति 800 कार के साथ एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने कार के बारे में जानकारी जुटाई तो यह गाड़ी 8 बार बिक चुकी थी और वर्तमान में यह डॉक्टर मुबारक के पास थी, जो कि थाना कोतवाली देहात इलाके में ही डॉक्टर की दुकान चलाता है। इसी के साथ कार में जलाए गए व्यक्ति सोनू के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी और बताया कि सोनू गायब है और उसे आखिरी बार डॉक्टर मुबारक के साथ देखा गया था। तो फिर हमने इसको पकड़ा तो बता दें कि हाँ मैंने गाड़ी भी थी, पर्पज से ली थी पुरानी गाड़ी, और पहले तो मैं डेड बॉडी ढूंढा था, उन्होंने बात भी करी थी। यहाँ की प्रैक्टिस भी चल रही था उसकी। चंडीगढ़ में क्लिनिक है सर। कहाँ क्लिनिक कहाँ पे करा? मदद के पास किस नाम से? जी सर, क्या पूरा मामला है जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति ने अपनी मौत की साजिश रची है और उसमें एक युवक की हत्या की है? क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से युवक संपर्क में आया और कैसे इसने उसकी हत्या की? जी हाँ, कोतवाली देहात क्षेत्र में बहुत रोचक घटना हुई है, जिसमें 23 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि बिजोपुरा नहर के पास एक गाड़ी है मारुति 800, वो पूरी तरह से जल गई है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ पर तुरंत हमारी पुलिस टीम पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, गाड़ी में से डेड बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद इस गाड़ी का जो प्लेट पे नंबर था उससे गाड़ी ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है गाड़ी ओरिजिनली कोई कानपुर का ओनर है जिसके पास ये गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी को जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है गाड़ी 8 बार बिक चुकी है आगे, और अभी रिसेंट में 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मुबारक नाम के व्यक्ति ने ये गाड़ी को खरीदा था। इसके बाद ये जब पूरी तफ्तीश चली रही होती है तभी एक सोनू नामक व्यक्ति है, उसके परिजन आते हैं। वो थाने पे सूचना देते हैं कि ये जो सोनू है, जो मूल रूप से यमुनानगर का रहने वाला था और अभी हबीबगढ़ में रह रहा था, उन्हें शक है जो अभी गाड़ी जली थी बिजोपुरा नहर के पास, उसमें जो डेड बॉडी है वो उसकी हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर मुबारक है वो उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि वो अपनी मौत की साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था और वो डेड बॉडी और पुरानी गाड़ी भी ढूंढ रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसमें जब हमने पूरी जांच तफ्तीश करी तो इसमें हमने जब डॉक्टर मुबारक को पकड़ा तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया है। उसने बताया कि उस पर करीब 26 से 30 लाख रुपए उसने उधारी ले रखे थे, और भी उसने जो गाड़ियां और जो अपना घर था उस पर भी उसका लोन चल रहा था, और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। डेड बॉडी के लिए उसने काफ़ी जगहों पर संपर्क भी किया था कि कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको प्लानिंग के तहत उसको अपनी ही आइडेंटिटी दिखा के, उसको मरा हुआ दिखा के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे उसके सारे लोन और इंश्योरेंस क्लेम भी उसको मिल जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत उस दिन भी जब इसको डेड बॉडी नहीं मिल पाई काफ़ी प्रयास के बाद, तो इसकी सोनू से बात हुई। सोनू को ये पहले से ही जानता था, क्योंकि उसके बहनोई के कारखाने में, जो डॉक्टर मुबारक हैं उसके बहनोई के कारखाने में काम करता था। कभी कभार ये उससे पैसे मांगकर शराब भी पीता था सोनू। तो उस दिन ये 22 तारीख की शाम को एक ढाबे पर पहुंचता है जहां सोनू उसको मिलता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं ढाबे पर। उसके बाद फिर इसके दिमाग में उसको शराब पिलाने की स्कीम आती है, वो उसको ठेके पे लेके जाता है, शराब पिलाता है। जब काफ़ी नशे में सोनू हो जाता है तो उसको गाड़ी में एक जगह रखकर, जहाँ पर ये गाड़ी जली थी वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक पेट्रोल की बोतल रखकर उस गाड़ी को जला दिया जाता है। ये जो सोनू है उसमें अंदर जिंदा ही जल जाता है। उसके बाद से ये 2-3 दिन अपनी दूसरी गाड़ी में छुप के रहता है। उसके बाद ये सिकरोड़ा गांव भी जाता है, वहाँ पर भी इसकी प्लानिंग थी कि जब ये बात खत्म हो जाएगी तो अपने परिजनों से संपर्क करेगा, पूरी बात उनको बताएगा, उनके थ्रू डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा। लेकिन ये वापस जब घटनास्थल कल आता है देखने, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार इसको कर लिया गया था। पुलिस के गिरफ्तार करते ही इसने पूरी घटना भी कबूल ली है। जो सोनू का लॉकेट था जो उसके गले से मिला था वो भी इसके द्वारा बरामद कर लिया गया है। जो इसके कागजात थे सोनू से संबंधित या इसके लोगों के कागजात थे वो भी इससे बरामद कर लिए गए हैं।
हमने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कलेक्ट करी है, जिसमें दिख रहे हैं साथ में गाड़ी में जाते हुए, जिसमें ठेके पे शराब लेते हुए सोनू दिख रहा है। तो ये पूरी हमने जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे इसमें कलेक्ट किए हैं तो पूरी स्टोरी इस तरह बनती है। ये इसको अब पकड़ लिया है, इसने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया। इसी घटना में, एक हत्या के घटना में इसका मुकदमा पंजीकृत करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है। सर क्या पत्नी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पूछताछ में उसने बताया कि मेरी पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर उसका लोन का पैसा लेती, क्या? जी हाँ, जब हमने से गहनता से पूछताछ करी है, पत्नी से ही पूछताछ करी है, तो उसमें बात ये निकल के आ रही थी कि पत्नी को ये प्लानिंग का पता नहीं था कि ये किसी जिंदा आदमी को मार देगा। उसको यही बताया गया था कि एक मृत डेड बॉडी ढूंढ रहा है, जिसके साथ ये मिलकर ये पूरी साजिश रचेगा। तो अभी तक तो पत्नी की संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन आगे अभी तक गहनता से विवेचना चल रही है इसमें। सहारनपुर एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए एक दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सहारनपुर सिंचाई विभाग के कर्मचारी से दरोगा लगातार मांग रहा था रिश्वत। सहारनपुर सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने एंटी करप्शन टीम को दी थी सूचना, जिसके बाद टीम ने दरोगा जसबीर सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता सिंचाई विभाग के कर्मचारी टेशन लाल ने बताया कि एक फर्जी जमीन के मुकदमे में मेरा नाम जबरदस्ती डाल दिया गया, जिसके बाद दरोगा जी से बात की गई तो दरोगा मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को शिकायतकर्ता के द्वारा की गई। एंटी करप्शन टीम ने शिकायतकर्ता से दरोगा को पैसे देने की बात कही और 500 के नोटों की जो गड्डी थी उसको अपने पास सीरियल नंबर में उतरकर शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए भेजा गया। मैं गांव कल्लरपुर का रहने वाला और मेरा सिंचाई विभाग में नौकरी को रहता था। सिंचाई विभाग कॉलोनी में ही जेल चुंगी के पास। ये मामला था मेरे भाई का मामला, खेतीकार उसका जो है, उसमें इन्होंने दरोगा ने मेरा भी रिपोर्ट कर दी। उसमें जो टॉयलेट पे मैं 6 बजे अपने घर पर आवाज पर हूँ, मेरा कैमरा लग रहा है घर पर अपने, मैंने 6 बजे 13 तारीख में 6 बजे की मेरे खिलाफ मारपीट, किसी और के मारपीट करी मेरे शायद टेशन लाल के भाइयों ने, उनने जो है बदतमीजी करी और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज रह दिया। मैंने कहा जी साहब, एक तो कम से कम मेरा बयान ले लिया होता, कम से कम कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मेरे तो कैमरे लग रहे घर पर भी। 5:30 बजे ऑफिस से छुटा, मैं अपने फिर दफ्तर में अपने घर को गया, दूध निकल लिया 7-8 बजे अपने, पूरा घर भी रात को 5:30 बजे के बाद कहीं कहा नहीं मैं, और मेरा जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अरे कोई बात नहीं, ये तो छुट जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा जी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, कम से कम ये तो देखा करो, कम तक पूछ तो ले आते। लेकिन अगर ये कुछ नहीं होता है और ऐसा है, मैंने कहा जी मेरा नाम काट दो, कैसे काट दोगे? लेकिन अब तुम जानते हो, मेरे से बात करो 2 दिन धमकाओ भी कहा, मेरा कहा, फिर मैं किसी के द्वारा बीच में मिला। कितनी रिश्वत आपसे मांगी? 20,000 रुपये लिए थे। कितने दिए आप? मैंने 20 ही दे दी। मैंने कोई बात नहीं जी, मैं एंटी करप्शन से बात हुई मेरी, इनसे बात हुई। मैंने कहा जी मैं परेशान कर रखा है, सोने नहीं दे रहे, घर पर भी मुकदमा दर्ज किया, 2 रात में बाहर सोया। सरकारी कर्मचारी में को उठा लेगा, मुझे परेशान हो जाएगी। और जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो आदमी फ्रॉडी है और करोड़ की संपत्ति 5-7 साल के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली उन्होंने। उसकी जांच की मुख्यमंत्री से भी मैं उलट डाल लूंगा, उसके खिलाफ मैं ये देखूंगा संपत्ति कहाँ से आ रही, करोड़ों की। हर साल में 2-2, 3-3 करोड़ के प्लॉट जमीन, 15-15, 20-20 बीघे, 30-30 बीघे जमीन एक बार में खरीद लेता है। दरोगा नाम है SI जसवीर सिंह पूनिया। कहाँ पे तैनात है? ये रामपुर मनिहारा में तैनात है। और मैंने फिर जी मैं परेशान हो गया, मैं एंटी करप्शन के पास गया, इन्होंने मेरी मदद की बेचारों ने। लेकिन कोई बात नहीं, परसों मैं एप्लीकेशन दी थी, कल उन्होंने अपना लिखा पढ़ी करके पूरा काम पलट कर अपने रंग वंग जो भी तैयारी होती है पूरी तैयारी कराया, मैं वहाँ पहुँचा। 19 शायद 15-20 जितने थे, इनकी टीम पूरी की पूरी। आपने किस तरह के नोट थे? 500 के? 500 नोट थे सारे। तो क्या पहले नोट कराया था नंबर? हाँ, सब नंबर नोट करके ले गए सब। जब इनका काम है वो, बाकी तो मैं नोट इन्हें दे दिए थे, मैंने इंटरनेट देख फिर मेरे से पकड़ाई हुई। जी, एक सब इंस्पेक्टर हैं जसबीर सिंह, इनको एक जांच में कप्तान साहब द्वारा लाइन हाजिर किया गया था। परसों इनकी रवानगी कर दी गई थी थाने से लाइन के लिए, कल इनके द्वारा आमद कराई गई है लाइन पर। और आज ये सुबह रामपुर मनिहारा थाने पहुंचे थे और एक प्रार्थना पत्र की जांच पर एक व्यक्ति से अवैध डिमांड कर रहे थे। उसके द्वारा जब एंटी करप्शन को सूचना दी गई होगी तो एंटी करप्शन की टीम ने आकर आज सुबह इनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा कराई जा रही है। चातिर इनामी बदमाश से थाना नकुड़ पुलिस की मुठभेड़। इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल बदमाश बिजनौर का है, रहने वाला नकुड़ एवं अम्भेटा पीर। पुलिस ने एक हफ्ते में तीसरी मुठभेड़ की है। घायल बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई। पिछले दिनों अम्भेटा पीर में हुई लूट में शामिल था बदमाश।
आज 30 दिसंबर 2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी अम्बेठा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया, तब वह पुलिस पार्टी की चेकिंग देख अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर वापस अम्बेठा की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त का पीछा जब किया गया तो वहां पर वह आसरा खेड़ी के पास एक बंद पड़े भट्टे के तरफ मुड़ गया। पुलिस पार्टी ने उसका जब पीछा किया तो पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। इसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर पे गोली लगी है, जिसके बाद उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। इसमें घायल अभियुक्त की पहचान अभिषेक पुत्र विनोद निवासी ग्राम सुआवला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर के रूप में हुई है। यह जो अभियुक्त है यह 21 दिसंबर को कस्बा अम्बेठा में हुई जनसेवा केंद्र में लूट का वांछित अपराधी था तथा 15,000 रुपए का इनाम इस पर पूर्व में घोषित किया था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा 1560 रुपए करीब इसके पास से तलाशी के दौरान मिले हैं। प्रकरण में थाना नकुड़ पर अग्रिम मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और विधिक कार्रवाई थाना नकुड़ पर प्रचलित है। खबर है यूपी के जनपद अयोध्या से। सनातन रक्षा यात्रा 2.0 रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा में आए सभी लोगों के लिए सामूहिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। इस यात्रा में झांसी, ललितपुर, कानपुर, उरई और लखनऊ आदि सभी जगहों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दरअसल सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा 15 दिसंबर को झांसी में सनातन रक्षा यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिसमें सनातनी भाइयों एवं बहनों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया। सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है इस जन आंदोलन का उद्देश्य भारत के सामने खड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए समस्त सनातनियों को एकजुट करना है। रक्षा यात्रा के हरिप्रिया भार्गव ने बताया, इस रथ यात्रा में कम से कम 2,500-3 हजार लोग शामिल हैं। हम लगभग 50 बसों और 50 गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बाइक पर भी लोग चल रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय। सभी माताओं बहनों को और छोटे आराम से आकर के बैठ गए हैं और बहुत धैर्य आपने दिखाया है। जो लोग आ रहे हैं वो शांति से आ जाएं। आप सभी करके तो मिलना नहीं हो पाया, लेकिन वैसे हम सब इस कार्यक्रम में ललितपुर से लेके झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ सभी जगह से लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब यहाँ आकर के पहले हमने अपनी रक्षा यात्रा जो सनातन रक्षा यात्रा है वो हमने ललितपुर से शुरू की, झांसी से उसका शुभारंभ किया। कुछ 50 बसों के साथ, 50 गाड़ियों के साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग एक साथ आए वहाँ से और यहाँ आकर के हमने रामलला के दर्शन किए हैं और हमने सामूहिक प्रार्थना की है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए, लोगों पे जो नरसंहार हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, उस सब के लिए हमने श्री राम से प्रार्थना की है। और हमारा उद्देश्य ये था कि रक्षा यात्रा के माध्यम से हम जन जन में जागृति लाएं ताकि वो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हों। दूसरा, एकजुट होकर के विश्व में कहीं भी अगर सनातनी बहन भाइयों के ऊपर या गौ माता के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए मिल कर के आवाज़ उठाएं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इस बात को, इस मुद्दे को विश्व के मंच पर रखे ताकि कोई एक कड़े कदम लिए जा सकें और इसका अंत हो इस तरह के अत्याचार का। यही उद्देश्य लेकर के हम निकले हैं। कितने लोग इस यात्रा में? लगभग 3 हजार लोग होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, लखनऊ से, अयोध्या से। हमने माँ गंगा के लिए भी कदम उठाया है, उसके लिए भी हमने जागृति लोगों में लाने की कोशिश की है। कानपुर में हमने गंगा आरती का भी आयोजन किया था सुबह और हमने लोगों को बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से माँ गंगा गंदी हो रही हैं, उनके किनारे गंदे हो रहे हैं, वो सूखती जा रही हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ काम करना होगा। मतलब अपने जो रोज़ के या हमारे धर्म के जो कार्य हैं उनमें हमें जागृत होना होगा। अंधविश्वास के चलते हम गंदगी फैलाते जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। कितने दिवसीय? समापन ये यहीं पे है, अयोध्या में ही समापन है। यहाँ से सब वापस जाएंगे अभी
और 3 दिन की ये यात्रा थी जिसमें हम ललितपुर, झांसी, कानपुर, उरई, लखनऊ, अयोध्या होते हुए आए हैं। तो हमारा उद्देश्य लेकर के हम चले हैं वहाँ से, और लोगों का जिस तरह से सहयोग और सबका प्रेम मिला है, सब लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, इससे हमें लग रहा है कि काफ़ी लोग इस बात के लिए जागरूक भी हैं और वो करना भी चाहते हैं। और सबको बहुत दुख है बांग्लादेश में हो रहे जो अत्याचार है उसके खिलाफ। तो हम सब प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें ज़रूर कोई कड़े कदम उठाएगी। जी, मेरा नाम हरिप्रिया भार्गव है। सनातन सांस्कृतिक संघ है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ पढ़ने वाली छात्रा को छात्र ने खेत में बुलाकर गोली मारी। छात्रा को गोली मारने के बाद छात्र ने खुद को भी गोली से उड़ाया। छात्रा की मौके पर ही मौत। छात्र की हालत गंभीर। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर खुद की गोली मारने की चर्चा। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने करामन सीन से जुटाए साक्ष्य। पुलिस ने शव मॉर्चरी में रखवा दिया। गंभीर घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के लच्छीराम नगला गांव का मामला। क्षेत्रांतर्गत ग्राम लच्छीराम नंगला में एक लड़के द्वारा एक लड़की को गोली मार के हत्या कर देने और अपने आप को भी गोली मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लड़का है उसका नाम आकाश है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को इसने इस ग्राम में बुलाया था खेतों में, जहाँ पे इसने गोली लड़की को मारी है और लड़की की मृत्यु हो गई है। अपने आप को भी गोली मारी है। इसकी स्थिति गंभीर है, जिसे तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भेजा गया है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और लड़की की बाइक और लड़की की साइकिल भी यहाँ से मिली है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। 24 दिसंबर को गांव दरबाड़ा के तालाब में गौ कशी करके अवशेष डाले थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोचा। बदमाश फहीम रहीश को किया गिरफ्तार। बदमाश फहीम पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे। पुलिस ने गौवंशीय अवशेष, 2 तमंचे, 3 कारतूस, मोटरसाइकिल की बरामद। थाना चांदपुर क्षेत्र के मिर्जापुर मार्ग पर हुई मुठभेड़। दिनांक 24/12/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर के दरबाड़ा के तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। तब से लेकर पुलिस इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल से एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष लेकर मिर्जापुर बेला के जंगल में डालने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरे बदमाश को भी घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम फहीम उर्फ काला पुत्र हफीज निवासी मसीद थाना हिमपुर दीपा बताया तथा दूसरे को अपना सगा भाई रईस बताया। फहीम के विरुद्ध
विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन गोकशी एवं अन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा इसके भाई रईस के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनसे एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष, 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में इनके द्वारा दिनांक 24/12/2024 को दरबाड़ा के जो तालाब में अवशेष में डाले गए थे उसका जुर्म इकबाल किया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इसमें शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आसपास के लोगों के द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, उन्हें राजस्व विभाग के द्वारा देखा जाएगा, तदुपरांत उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो उनके द्वारा पेपर दिखाए गए हैं वह संदर्भित जगह के नहीं है, किसी और जगह के हैं। मामला जनपद प्रतापगढ़ का है, जहां मगरोरा ब्लॉक के कोनी गांव से आए ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि कोटे के चुनाव को लेकर करीब 6 माह से जिम्मेदार अफसरों के द्वारा बहानेबाजी ही की जा रही है, जिसके कारण नए कोटेदार का चयन न होने से उन्हें राशन इत्यादि नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रधान के प्रभाव के कारण कोटे के चुनाव में आनाकानी दिख रही है। नए कोटेदार के चुनाव हेतु कई बार तिथि भी निर्धारित की गई, लेकिन तिथि पर नियुक्त अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। भारी संख्या में आज ग्रामीणों ने डीएम आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की तथा पुनः निर्धारित तिथि पर चुनाव कराने की मांग उठाई। क्यों आप लोग जो है प्रदर्शन? भाई साहब, मामला ये है कि हमारे यहाँ 4 तारीख को एक बार खुली बैठक रखी गई थी राशन की दुकान के लिए। राशन की दुकान हमारे यहाँ रिक्त चल रही है क्योंकि कोटेदार खत्म हो गया था। उसके लड़के को विरासत हुई, जांच करवाने के बाद पता चला उसके लड़के की मार्कशीट फर्जी है। उस पर उसने इस्तीफा दे दिया। एसडीएम साहब के यहाँ जांच अभी भी लंबित है। और उसके बाद 4 को हमारे यहाँ बैठक रखी गई। 4 को प्रधान आए और अपने प्रत्याशी को हारता देखकर, नजरीन बानो को हारता देखकर वो उठकर चले गए बीमारी का बहाना बनाकर। आज फिर से बैठक रखी गई थी। आज की डेट में 10:30 बजे के करीब सफाई कर्मचारी आके बता रहा है कि आज चुनाव नहीं होगा, सेक्रेटरी मैडम की तबीयत खराब है, उनके दांत में दर्द है, इसलिए चुनाव स्थगित किया जाता है। तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए डीएम साहब से मिलने आए हैं कि हमारे यहाँ का चयन किया जाए। कोटे के चुनाव का चयन मतलब 6 महीने से ये लंबित चल रहा है, हमारे यहाँ चयन किया जाए कोटेदार का, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। क्या किया आज आप लोगों ने? अभी हम लोग डीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। डीएम साहब आएंगे, हमसे एप्लीकेशन लेंगे, अपना जो प्रार्थना पत्र है हमारा, और हमारे कोटे का चयन कराएं आज। नहीं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, आज धरने पे बैठेंगे। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली लगभग 23 ट्रेन कोहरे एवं पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन के चलते रद्द है, जिन कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर कड़कड़ाती ठंड से कई घंटे से यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे और परेशान हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 23 ट्रेन रद्द है, जिस कारण पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, तो वहीं किसानों को भी सोचना चाहिए कि ट्रेन रुकने से आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, मेरा नाम शशि है और आप कहाँ पर है? हम सहारनपुर में खड़े हुए हैं और हमें लुधियाना जाना है और सुबह से हम परेशान है। इतनी ठंड हो रही है और ठंड के कारण देखो कितनी दिक्कत आ रही है। सभी ट्रेन कैंसिल है और बार बार हमें ठंड के कारण बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे में देखो हम रेलवे से यही प्रार्थना है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि सभी यात्री परेशान होते हैं। क्या बता रहे हैं इंक्वायरी में? इंक्वायरी में यही बता रहे हैं कि आप बैठे रहिए, कोई पीछे से ट्रेन आ रही है और चली जाएगी, पर आगे धरना दिया हुआ रेलवे वालों ने, किसानों ने। बस हमारी तो यही अनुरोध है कि भाई टाइम पे सभी यात्रियों को अच्छी सुविधा दी जाए। बस। आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप इस समय कहाँ पर है और कहाँ आपको जाना था? मुझे लुधियाना जाना था, मैं सहारनपुर में बैठा हूँ सुबह से। तो ये रेलवे वाले सब कह रहे हैं कि सारी ट्रेनें कैंसिल है, कोई ट्रेन पंजाब में नहीं जाएगी। कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत सुबह से बैठे हैं यहाँ ट्रेन में। पूछताछ में क्या बता रहे हैं कि क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब में बता रहे हैं कोई धरना दिया हुआ है किसानों ने, तो सभी ट्रेनें कैंसिल है? सभी ट्रेन कैंसिल है। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से आया हूँ सहारनपुर से। लुधियाना आपको जाना है? लुधियाना रहते लुधियाना में ही है, वही मेरा ऑफिस है, वही काम करता हूँ मैं। तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5 बजे थाना मंडी पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्त गण
शाहजाद उर्फ भूरा अकरम और 62 फूटा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक अतुल कुमार मौजूद थे। जी हाँ, कुछ दिनों पूर्व मंडी थाने में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है और बाकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जो है वो जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश में थी। दो अभियुक्त इसमें हमारे ट्रेस हुए थे। एक शहजाद उर्फ भूरा जो मंडी थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है, अभी अपना पता बदल कर चिलकाना में रह रहा था वो, और उसी के साथ एक अकरम नाम का युवक है जो थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। दोनों का आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा है। दोनों ने मिलकर यहाँ पे मंडी थाना क्षेत्र में 2 जगह चोरियां की थी। उसमें एक चोरी का कुछ LCD और लैपटॉप भी बरामद हुआ है और उन दोनों को चोरों को ही जेल भेज दिया गया है। जैसे मैंने बताया, वो उसकी हिस्ट्री शीट भी हमारे थाने में खुली हुई है, उसकी निगरानी भी हम कर रहे हैं। बाकी इस मुकदमे के आधार पर और बाकी जो पूर्व के खुले हुए मुकदमे हैं उसके आधार पर उस पर गैंगस्टर आदि जो निर्धात्मक कार्रवाई वो भी की जाएंगी। यूपी पीसीएस परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार जगह जगह जाकर कर रहे हैं निरीक्षण। सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक समेत संबंधितों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। 2 पाली में होगी यूपी पीसीएस परीक्षा। केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। पेपर रखने को बनाए गए कंट्रोल रूम। आज आयोजित होनी है यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा। बुलंदशहर जनपद में पीसीएस की परीक्षा के लिए बनाए गए 21 परीक्षा केंद्र। सर, आज यूपी पीसीएस की परीक्षा है सर, किस तरह से देखेंगे? ये जो है अभी हम लोग जेएस कॉलेज में हैं खुर्जा में, और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो रही है और जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय द्वारा भी लगातार भ्रमणशील रहकर के ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। उसी के क्रम में हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब 5 सेंटर हैं जहाँ पर खुर्जा में एग्ज़ाम हो रहा है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? सुरक्षा व्यवस्था की इस तरह से एग्ज़ाम है कि एक तो हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा रहे हैं गेट पर ही जो हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा रहे हैं, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराने के बाद एंट्री कराई जा रही है उन लोगों की जो भी हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि सिर्फ उनको पेन, पेपर और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर। तो सीसीटीवी भी लगाई? सीसीटीवी भी लगे हुए हैं हमारे सारे रूम्स में, हमारे कंट्रोल रूम में, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में, हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि आयोग द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही हमारे जो भी पेपर्स आ रहे हैं, जो भी सील्ड पेपर्स आ रहे हैं, वो भी जब उतर रहे हैं तो वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी कराने के बाद जब वो ओपन हो रहे हैं तो वो भी वीडियोग्राफी के माध्यम से ही ओपन कराया जा रहा है। ठीक है। मंडी में थाना भवन गंगा जमुना गंदीबड़ा संगम से वापस लौट रहे बैंक कर्मचारियों की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में सवार 2 बैंक कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा एक अन्य घायल हो गया। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा।
दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के जलालाबाद गंगोह मार्ग पर देर रात्रि ट्रक एवं कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। वहीं एक अन्य घायल हुआ। जानकारी के अनुसार रुड़की निवासी आकाश चौहान उम्र करीब 27 वर्ष जलालाबाद पीएनबी बैंक में तैनात है। आकाश चौहान की पहली पोस्टिंग थी। आकाश चौहान का दोस्त रुड़की निवासी उदय आकाश से मिलने के लिए आया था। इसके बाद आकाश चौहान उदय एवं बैंक में ही रिकवरी एजेंट के रूप में काम करने वाला केशव त्यागी निवासी बुलंदशहर तीनों गंदेवदा संगम तीर्थ स्थल पर गए। देर रात्रि तीनों कार से वापस थाना भवन लौट रहे थे। जैसे ही गंदेवदा संगम से जलालाबाद की ओर अहमदपुर पुलिया के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने, जिसमें सरिया भरा हुआ था, कार में टक्कर मार दी। आपका नाम? मैं संजीव माहेश्वरी हूँ, आकाश का माँ बाप हूँ मैं। और ये बच्चे जो है गंगोह की तरफ से आ रहे थे, अपने डायरेक्शन में है, आप साइड पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमने एक छोटी सी वीडियो बना के रखी हुई है, जरूरत पड़ने पर हम उसको प्रस्तुत कर देंगे। और ये जो है बच्चे अपनी डायरेक्शन में सही थे। टैंकर ट्रक वाला जो कि ओवरलोडेड ट्रक है, जिसमें कि लगभग 8 टन से 9 टन के करीब माल दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है 8 से 9 टन के करीब का लोड है उसमें। और वो ट्रक वाले ने सामने से टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाया। गाड़ी को खींचते हुए लगभग 40 मीटर के करीब जो है खींचते हुए लेके गया। और दूसरी डायरेक्शन में वहाँ पे जाके आप साइड पे जाके अपनी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और करने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे टायर के निशान बने हुए जो भी, जिससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी राइट डायरेक्शन में थी। बच्चे को कार को राइट डायरेक्शन में चला रखे थे। केवल 15 दिन पहले पोस्टिंग हुई है उस बच्चे की, आकाश की, यहाँ पे जलालाबाद में। कहाँ के निवासी था आकाश? रुड़की। पापा उसके रेलवे में इंजीनियर है और वो रुड़की के रहने वाले हैं। 73 गणेशपुर रेलवे रोड। बताया जा रहा है इकलौता पुत्र था। इकलौता पुत्र, एक भाई एक बहन है, बहन भी बाहर है। और भाई ये यहीं पर पुलिस चौकी के सामने ही जो है पीएनबी है, इसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में पहली नियुक्ति हुई थी। आप लोगों को किस समय सूचना मिली? लगभग 12:30 बजे हमें सूचना मिली टेलीफोन के द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश भालुकिया हुआ। मैं यहाँ पे जिला अग्रणी प्रबंधक के तौर पे शामली में पोस्टेड हूँ। और मुझे इस घटना की जानकारी के बाद मैं शामली से यहाँ आया। इसमें ये जानकारी मिली कि हमारे बैंककर्मी, उनके मित्र और एक रिकवरी एजेंट, ये तीनों आफ्टर बैंकिंग आवर संगम पिकनिक स्पॉट पे गए थे। और वहाँ घूमने फिरने के बाद जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे तो ट्रक ने उनको रॉन्ग साइड से जो चल रहा था उससे ये एक्सीडेंट को भीषण हुई। और स्पीड नहीं रहने के बावजूद जो ट्रक ड्राइवर है वो गाड़ी को पूरी तरह से घसीटते हुए और उसमें 2 व्यक्ति की देहांत हो गई, जो बहुत ही दुखद और खेदपूर्ण है। और हम एक्सीडेंट की मृत्यु पे बहुत ही दुख जताते हैं। दोनों परिवार के लोगों को मृत आत्मा को शांति के लिए और उन्हें संबल प्रदान करने की शक्ति प्रदान करे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको किस टाइम सूचना मिली सर? सूचना हमें अपने बैंकिंग के जो यहाँ प्रबंधक हैं जयवीर जी, उनके द्वारा लगभग 8, साढ़े 8 में जानकारी मिली। दोनों कर्मचारी स्थायी थे या अस्थायी थे? सर इसके बारे में मेरे को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं दे पाऊंगा। अभी तो मैं जो ये दुखद घटना हुई है उसके प्रति खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी के साथ लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा मृतक युवक को कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई थी। वहीं आज सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस जनों ने मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। आपको बता दें 18 तारीख में विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी।
इसके बाद कांग्रेस जनों ने आज मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के रवैया के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से वहां बैरिकेडिंग और नुकीले किले लगाए गए थे, उसके चलते युवक घायल हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हुई। कार्यकर्ता को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी मांगने की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ प्रोग्राम है आज पहुंचा जिला मुख्यालय? आज जो हमारा 18 तारीख में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमारे साथी कांग्रेस साथी प्रभात पांडे जी की एक हत्या ही हुई थी। उसके लिए हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहाँ पे हमने उन्हें मुआवजे की मांग की है और उनके परिवार से कम एक आदमी को नौकरी देने की, उनके परिवार में जो भी खर्चा है उसका सरकार वहन करे। इस मांग को लेके हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किस तरह से वहाँ पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कुछ हुआ था जो उनकी मृत्यु हुई? देखिए, जैसे प्रोटेस्ट तो कोई भी कर रहा है, वैसे तो मैं उस दिन की बता दूं, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें तानाशाही रवैये से रोका गया है। हमें वहां प्रशासन जाने नहीं दिया जा रहा था और प्रशासन को सीधा सीधा शासन का आदेश था कि ये प्रोटेस्ट को रोका जाए। आम जनता की जो मांग थी उसको लेके हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस चीज को सरकार जो है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मांग मानना तो दूर की बात, सुनने को भी राजी नहीं है। इसके लिए क्या है कि वो जोर जबरदस्त तरीके से हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे। वहां भी उन्होंने, वो बेचारे पानी के लिए भी तरसते रहे। वहाँ हमारे लोगों ने उन्हें बोला भी कि भाई हॉस्पिटल तक तो जाने दो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ कोई मदद नहीं की और उन्हें बेचारे को वहीं दम तोड़ना पड़ा। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? क्या उनके ऊपर किसी तरह का प्रहार किया गया था या जिस तरह से वहाँ नुकीली चीजें लगी हुई थी उनसे वो घायल हुए थे? वहाँ देखिए, वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की हुई थी, नुकीले लोहे के वो लगे हुए थे। उस पे वो जब उनके पास गए तो वो मेरे हिसाब से वहां पे गिरे हैं और गिरने के बाद भीड़ में, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है बहुत ज्यादा धक्का मुक्की कर रहा था, तो भीड़ में उन्हें कोई उठाने के लिए भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पुलिस जो है बड़ी तानाशाही पे थी, लाठीचार्ज करने की स्थिति थी वहां। तो जैसे तैसे उन्हें उठा के लाए, फिर उन्हें पुलिस से बात भी की, उन्होंने प्रशासन को बोला भी कि भाई हॉस्पिटल तक इन्हें तो जाने दो, लेकिन उन्होंने कोई हमें रास्ता नहीं दिया और इसी उसमें वो बेचारे वहां पे दम तोड़ गए। पहुंचे हैं मुख्यालय, क्या कुछ मांगे थी? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो हमारा कार्यक्रम 18 तारीख में हुआ था विधानसभा का घेराव, तो उसमें हमारा साथी यूथ कांग्रेस का प्रभात पांडे जी का निधन हुआ था। तो उसके परिवार को मुआवजा और उसको न्याय दिलाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान पर हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है राज्यपाल महोदय जी के नाम। हमारी उसमें मुख्य मांग यही है कि एक तो उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। हम विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे तो हमें भी प्रशासन द्वारा रुड़की स्टेशन से हमें उठाया गया, सब साथियों को, और लाकर यहाँ सदर थाने, अलग अलग थानों में हमें बिठा दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष को फतेहपुर थाने में, मुझे सदर थाने में, हमारे साथी को इधर आपको कुतुबशेर थाने में। तो जो आजकल की जो सरकारें चल रही हैं, ये अपने आप में एक डराने और धमकाने का काम कर रही है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ना तो डरेगा ना ही दबेगा। मुख्य मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारी मांग अगर उस परिवार के लिए पूरी नहीं की जाती तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर आंदोलन करेगा। प्लांट के पैसे देने के बाद भी महिला को नहीं मिल रहा है प्लॉट का बैनामा। पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। दबंग भूमाफिया महिला को करते हैं परेशान। पूरा मामला सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के गांधी कॉलोनी निवासी सुशीला पत्नी स्वर्गीय राम बहादुर का है, जिसने करीब 1.5 वर्ष पूर्व एक प्लॉट देवबंद में ही नौशाद, गयूर आदि पुत्रगण इकराम आदि से लिया, जिसमें उसने लिखा पढ़ी करके 2,90,000 रुपए दिए थे। प्लॉट के करीब 30,000 रुपए बैनामे के वक्त देना तय हुए थे। पीड़ित महिला प्लॉट में करीब 1.5 वर्ष से सब्जी वगैरह भी बोती आई है व 1.5 साल पहले एक नल भी उसने अपने इस प्लॉट में लगवाया था। करीब 1 माह पूर्व पीड़ित गरीब विधवा महिला को उसके प्लॉट से उपरोक्त भूमाफिया ने बाहर निकलने के लिए कहा। पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़कर उसे वही प्लॉट में पीटा गया। कहाँ से आया? जी गांधी कॉलोनी से, देवबंद से। क्या मामला है आपका जमीन? जी मैंने एक प्लॉट लिया था, मैंने इसमें 2,90,000 रुपए दे रखे। मैं अपने प्लॉट में बैठी थी, मैंने 1.5 साल से मेरा उसमें नलका लगा हुआ है, 3,500 उसमें मेरी ईंटें पड़ी हुई है। मैं उस पे प्लॉट पे बैठ के लहसुन लगा रही थी। ये आदमी आए ग्राहक लेके, कहने लगे ये प्लॉट कम बेचेंगे। मैंने कहा जी ये प्लॉट नहीं बिकने का, इस प्लॉट में मेरे पैसे गए हुए हैं।
मैं इस प्लॉट को बेचने नहीं देने की। तो उन आदमियों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे नाड़ा तोड़ा जी, क्या नाम है, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे पेट में मेरे पेड्डू पे लाते बजाई इन्होंने। और जब वहां पे मेरे बच्चे ने, इसने रुका उतारा है मेरे छोटे बच्चे ने, और मार दी मम्मी को मार दी। तो जब वहां पे अड़ोस पड़ोस के सारे आदमी इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद में मुझे छोड़ के चले गए। गिट्टल चमारी सब बताकर मेरे साथ में बदतमीजी करके चले गए। अच्छा, किसका है वो? घसीटते फिरे जी भाई साहब मुझे। प्लॉट किसका है वो? जो प्लॉट उसका गयूर नौसाद मेहरबान, ये प्लॉट इनका है। जिस टाइम पे मेरे पास पैसे लेने आए थे तो गयूर मेहरबान नौसाद आया था मेरे पास, और ये क्या नाम है, रोमान आया था। तो मैंने कहा भाई पैसे कौन लेगा? इन्होंने कहा पैसे तो हम ही लेंगे, रोमान दस्तक करेगा इसमें। तो रोमान से दस्तक कराए थे, पैसे इन्होंने ले लेते। ये बोल रहे थे बेनामा हम करके देंगे। कितने पैसे दिए आपने प्लॉट के? 2,90,000। तो बेनावा नहीं हुआ अभी? नहीं जी, हुआ नहीं मेरा बेनावा। तो विवाद क्या चल रहा है, वजह क्या है? जी वजह ये चल रही है, ना तो मेरा बेनावा कर रहे हैं और मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, ना मेरे आज तक कोई कार्रवाई हुई। मुझे इंसाफ चाहिए भाई साहब। मैं थाने में गई, थाने में मैंने रिपोर्ट लिखा कर दी। मैं कहा देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो ये बोल रहे तुम बैठ जाओ और हम उन्हें बुलाते हैं, तुम्हारी भी डॉक्टरी कराते हैं। प्लाट कितने गज का है आपका? 100 गज का भाई साहब। पैसे कोई लिखा पड़ी? जी लिखा पड़ी दे रखी मेरे पास, कागज निकाल के दिखाओ आपको। कब लिया था आपने प्लाट? जी 1.5 साल हो गया भाई साहब मेरे प्लॉट को लिए को। तो 1.5 साल से बेनावा नहीं करा? जी नहीं करानी, अब यही दूसरा साल हो गया। क्या कह रहे बेनावा करने को आपको? जी मान नहीं रहे मैं बेनावे करने के लिए। वो तो वहां से मुझे ये सोच रहे हैं यहाँ से निकल। वो तो चुप के आते हैं, चुप के बेच के चले जाएंगे। बताओ मैं क्या कर लूंगी भाई साहब? किस रेट में लिया था आपने प्लॉट? जी मैंने 3300 लिया था, 3,30,000 को लिया था। अब वहाँ पे रेट पड़ रहे हैं 8,000 रुपए गज का। अब ये बताओ, इसलिए उनके दिमाग में बेईमान आ गया, बेईमान बन गए मैं। अब मैं रांड बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब। अब बताओ। पुलिस में गई थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई? जी मैं पुलिस में गई थी। मैंने कहा भाई साहब मेरे साथ में ऐसा हुआ, ये आदमी भी वहीं बैठे, ये बोल रहे हैं जी क्या नाम है, एक औरत हमारे घर पर कब्जा करना चाह रही। अब मैंने कहा रिपोर्ट लिखा के लेके गई, दरखास्त लेके गई वहाँ पे। एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब के पास मैं पहले भी आई थी भाई साहब, 26 तारीख में आई थी मैं यहाँ पे। आज भी आई मैं, आज भी मेरा कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज भी मुझे सोमवार को बता दिया, सोमवार में आई हो। क्या चाहते हो? जी मैं चाहती हूँ मेरा इंसाफ होना चाहिए। जो मेरे साथ में ज्यादती करी, बदतमीजी करी मेरे साथ में भाई साहब। आज भी मैं बीमार हूँ, आज भी मेरे अंदर दुख हो रहा है। इन्होंने इतनी लाते बजाई भी मेरे, और पुलिस को जरा सा भी मेरे पर तरस नहीं आता। पति नहीं आया आपका? जी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मेरा इंसाफ नहीं हो रहा। सहारनपुर पुलिस ने बंद पड़े श्रीराम स्टोन क्रशर में डकैती डालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। बंद फैक्ट्री को आरोपी टारगेट करते थे। मामला थाना बिहारीगढ़ का है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 13 दिसंबर की रात को श्रीराम स्टोन क्रशर पर अज्ञात बदमाशों ने चौकीदार दिनेश कुमार को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाशों ने स्टार्टर चेंज ओवर से तांबे का सामान, इन्वर्टर, बैटरी और दिनेश कुमार का सैमसंग मोबाइल फोन लूट कर ले गए थे। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर 3 शादर डकैती शावीज पुत्र मतलूब में शहबान पुत्र अशफाक और उस्मान पुत्र सलीम अंधा को अरेस्ट किया। सभी आरोपी हरिद्वार के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक एमरॉन कंपनी की बैटरी, चेंज ओवर का हथौड़ा, पेचकस, तार कटर, पिंसर, प्लायर और नट क्रैकर बरामद किए गए।
तो बताएंगे बिहारीगढ़ पुलिस ने एक सफलता दी है, क्या घटना की थी, लोगों ने कितने लोग गिरफ्तार हुए? 15 दिसंबर 2024 को थाना बिहारीगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि 13/14 की रात्रि में सुंदरपुर ग्राम में एक श्री राम स्टोन क्रशर है, वहां पर रात्रि में मुंशी जो वहां पर केयर टेकर होता है उसे बंधक बनाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की घटना की है। वहां से इन्वर्टर, बैटरी, तांबे का तार का सामान और वादी और उसके हेल्पर का मोबाइल फोन वहां से लूट के वो ले गए हैं। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया और आसपास के कैमरे देखे गए, सर्विलांस की मदद ली गई। इसमें मुखबिर की सूचना पर कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम उस्मान पुत्र सलीम है, यह मोहल्ला पठानपुरा, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार। दूसरा शावेज, ये भी मोहल्ला पठानपुरा का है, जनपद हरिद्वार। और तीसरा जो है शहबान, ये ग्राम तेलपुरा, थाना बुग्गावाला, जनपद हरिद्वार के हैं। और इनके कब्जे से 2 लूटे हुए मोबाइल फोन, तार का सामान, जो इन्वर्टर बैटरी, जो बैटरी गई थी लूटी हुई, वो भी बरामद की है। साथ ही जो तार काटने के जो उपकरण है, हथौड़ा, पेचकस, ये सारी चीजें इनके पास से बरामद हुई है। और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनने 2 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं। इनके जो अन्य साथी हैं, इनके साथ मिलकर ये लोग घटना करते हैं, जिसमें से कि 4 लोग अंदर घटना करने के लिए जाते हैं और इनका जो साथी है उस्मान, वो बाहर पहरेदारी करता है और फिर ये लोग सामान जो है आसपास के खेतों में छुपा देते हैं और उसके बाद फिर इसे मौका पाते ही वहां से ले जाकर और बेच देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये इसी टाइप की घटना करते हैं। 1/2 नवंबर को भी इन्होंने एक मुजाहिदपुर गांव पड़ता है बुग्गावाला में, वहां पर भी एक बंद पड़ी प्लास्टिक की फैक्ट्री में इन्होंने चोरी की थी। दोबारा ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये लोग घटना करने गए थे, बट वहां पर जब चौकीदार जाग हो गई थी और उन्होंने जब आवाज लगाई तो ये वहां से भाग निकले। इसी तरह की बंद पड़ी फैक्ट्री और क्रशर में घटना करते हैं। जो शहबान है, ये थाना बुग्गावाला से लूट के मुकदमे में अभी जेल जा चुका है और बॉर्डर का इलाका देखते ही सुनसान इलाकों में रात्रि के दौरान ये इस तरह की घटना करते हैं। इनके जो 2 अन्य साथी हैं, इनका नाम पुलिस ने अपने विवेचना में शामिल किया है। 5 लोगों की होने से ये लूट की जो घटना है, इसे डकैती की धारा में तरमीम करके आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये तीनों अलग अलग इनकी मुलाकात कैसे हुई थी और ये कहाँ तक घटना करते ये आपस में रहने वाले हैं? ये आपस में रिलेटिव हैं और इनके इसी तरह से अब इन्होंने बताया कि शौक पूरा करने के लिए जब एक साथ ये लोग आए और चोरी करने के इरादे से रात्रि में घटना करते हैं। और जो 2 इनके हैं वो भी हमारे मुख्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं और उनकी भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर जिला प्रशासन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए गैंगस्टर को जिला बदर किया है। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के 5 अभियुक्तों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की। यह कार्यवाही जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। यह सभी अभियुक्त जनपद सहारनपुर की सीमा से 6 माह के लिए बाहर किए गए। जिले से बाहर किए गए अभियुक्त प्रिंस पुत्र विनोद उर्फ मोती, हर्ष उर्फ छंगा पुत्र सुशील, आमिर पुत्र जमील, एहसान पुत्र रियासत, लोकेश पुत्र राजकुमार कार्रवाई की गई। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में संयुक्त और समाज में व्यवस्था फैलाने के प्रशासन ने इन आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला निष्कासित कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्तम राजस्व की कोर्ट के द्वारा प्रिंस पुत्र विनोद, थाना तित्रो, हर्ष उर्फ छंगा पुत्र सुशील, थाना नकुड़, आमिर पुत्र जमील, थाना नकुड़, एहसान पुत्र रियासत, थाना नकुड़ और लोकेश पुत्र राजकुमार, थाना सरसावा, इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के धारा 3(1) के अंतर्गत इनको 6 माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। कुछ खनन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 15 वाहन ऐसे थे जो या तो ओवरलोड थे या बिना रॉयल्टी के थे। उनको जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तो उसके क्रम में फिर 15 वाहन स्वामियों के खिलाफ और जिस स्टोन क्रशर से वो लोग माल लेकर के आ रहे थे, 3 स्टोन क्रशर्स थे और कुछ यमुनानगर के स्टोन क्रशर्स थे जो अवैध खनन में लिप्त थे। इन सब के खिलाफ खनन निरीक्षक के द्वारा कल
बेहट थाने में, नकुड़ थाने में और सरसावा थाने में अभियोग पंजीकृत कराए गए। क्या सर इन पर कोई चार्ज भी लगाया गया, किस तरह का कोई टैक्स? अवैध खनन के रूप में FIR दर्ज हो गई है, बाकी विवेचना की जा रही है और विवेचना के उपरांत जो भी होगा पुलिस विभाग के द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर जनता प्रतापगढ़ की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मारकर की हत्या। शिवाय गांव के रहने वाला था मृतक शमीम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM को भेज दिया। मानधाता थाना क्षेत्र के हंसी बाजार की बताई जा रही है घटना। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का कहना है कि घटना को लेकर परिजनों से बातचीत की गई तो पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। तहरीर के अनुसार अन्य विधि कार्रवाई की। एक सूचना मिली थी कि मंदाता थाना के ग्राम हैंसी में शमीम नाम के एक 35-36 वर्षीय युवक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उसमें युवक को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है। अभी तक जो परिजनों ने जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग 20-22 साल पहले कोई हत्या की वारदात कोई हुई थी, जिसमें जो मृतक है उसके ऊपर आरोपियों द्वारा आरोप लगाया गया था, ऐसा परिजनों का कहना है। परिजनों के अनुसार उसी रंजिश में इस घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया है। परिजनों की सूचना और अन्य जो तथ्य हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो झगड़ा आपस में बताया जा रहा है ये 20-22 वर्ष पुराना है। इस बीच में दोनों पक्षों के मध्य तनाव की परिस्थिति तो बताई जा रही है, लेकिन किसी तरह का वाद विवाद या झगड़ा या उसका बात सामने परिजनों के अनुसार नहीं आई है और ना ही इस दौरान पुलिस को या तहसील में किसी तरह की सूचना किसी भी बात की दी गई। चंदौली बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी उजागर। राजकीय शोक के दौरान चलाया चेकिंग अभियान। उपभोक्ताओं ने जमकर काटा बवाल। बिजली बिल जमा होने के बावजूद काटा जा रहा है बिजली कनेक्शन। अधिकारियों और कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। बिजली मीटर के नाम पर जारी है अवैध वसूली। बिजली चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं की SDO विद्युत से हुई जमकर नोकझोंक। मौके पर मीडिया को देख भाग खड़ी हुई बिजली विभाग की टीम। SDO और JE को आड़े हाथों लिया उपभोक्ताओं ने। नगर पंचायत चंदौली के पुरानी बाजार मार्केट का है पूरा मामला। कैसे आ रहा है? अरे कैसे कर रहा है? इसके पहले ही कई बार गए हैं सर, कई बार गए हैं आप, कई बार आके हैं, 2 बार गए आपके पास, आपके पास 2 बार गए हैं सर। आप मत मानिए सर, मैं आपके पास 2 बार गया हूँ सर।
लेकिन कोई पेपर लेकर के आया हूँ, एप्लीकेशन भी दिया हूँ। अभी मोबाइल आ रहा है, अभी मोबाइल आ रहा है, 2 महीना पहले एप्लीकेशन आपको सब दिया। भाई जबरदस्ती नहीं तो क्या जबरदस्ती नहीं कर रहे सर। आप जब आप जांच कर रहे हैं द्वारा लोगों का ये आरोप है कि जमा होने के बाद जो कट गया है, क्या कहेंगे? ये बताना चाह रहा हूँ, अगर भी अगर इनको लग रहा है तो ऑनलाइन करवा दिया जाएगा, उसको चेक करने के बाद अगर फिर कहीं खराबी होगा नहीं, अगर इसी महीने अगला बंदा उपभोक्ता जो जमा किया हुआ है, बिल जमा हुआ है, उसके बाद फिर उसकी लाइट क्यों कट रही है? जमा करने के बाद भी बिल बकाया आ रहा है, जमा करने के बाद भी बकाया आ रहा है सर, जमा करने के बाद भी बकाया आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा बबलू कुमार सोनी नाम है, पूर्व सभासद बबलू सोनी नाम है मेरा। क्या समस्या है यहाँ पे लोगों की? समस्या है कि मेरा वार्ड नंबर 8 में मकान है, उसमें मेरा एक बिल 38,000 रुपये का आया था। मैं 38,000 का आया तो मैं जमा करने के लिए जाया, तब तक बिल जो है स्मार्ट मीटर जब लग गया उसके बाद तुरंत मेरा 90,000 का बिल आ गया। मैं SDO साहब के पास गया और कहने सर ऐसी बात, तो कहते ठीक है करते। 2-4 दिन में गया, मैं खुद गया 2-4 दिन, अभी समस्या का हल नहीं हुआ, मैं चला आया। उसके बाद आज इन्होंने सुबह जब भी सोए ही थे तब तो पता चला कि बिजली विभाग आई हुई, हड़कंप मचा हुआ, तो हमने कहा मेरा भी बिल काट दिया। फिर हमने कहा SDO साहब ये क्या कर, आइए समस्या का हल होता है। ये मेरा ही समस्या नहीं, ये मेरे पूरे वार्ड की समस्या है, सारे लोग इस पीड़ित है। समझ, जब से स्मार्ट मीटर लगा हुआ तब से किसी का 4,000 बिल निकाल के दे रहा है, जमा करने जा रहा है तो उसको 14,000 बता दे रहा है, किसी का 24,000 है तो उसको 40,000 बता दे रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं, हम अपने DM साहब से यही चाहते हैं कि चंदौली के नगर को बिल को सुव्यवस्थित ढंग से ठीक किया जाए, जिससे हमारी जनता जो है परेशान न हो। पूरा परिचय दें, क्या नाम है? कृष्णा चौरसिया। कहाँ के रहने वाले? चंदौली के रहने वाले प्रॉपर। क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। समस्या यही है कि बिजली विभाग चेकिंग कर रही है, पुराना ये मीटर कबाड़ कर नया स्मार्ट मीटर लगा रहा है, किसी के लगा रहा है किसी के नहीं लगा रहा है। उसमें लगा रहे हैं सब, तो कह रहे हैं इनके कर्मचारी जो आ रहे हैं रीडिंग करने के लिए, ये कह रहे हैं कि पुराना मीटर आप लोग क्यों कबा रहे हैं, नया मीटर में तो बहुत धांधली है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। आइए नया कहीं नया लगा दिए, कहीं की पुराना स्मार्ट मीटर पुराना मीटर छोड़ दिए, हर जगह कर नहीं रहे। जिन को जो चेकिंग कर रहे हैं हर जगह इन लोग के पैसा का वसूली हो रही है। अभी SDO साहब से आप शिकायत भी करते तो क्या बोल रहे थे? हाँ, SDO साहब के हम 2 बार गए तो कहें कि आप हमको एप्लीकेशन क्यों नहीं दिए। एप्लीकेशन हम उनको 2 बार 3 बार दे चुके हैं, मोबाइल से इनका ऑनलाइन भी किए हैं, उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। बिल जमा करने के बाद भी बकाया भी आ रहा है। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग का बिल का संशोधन हो, जैसे पहले आ रहा था वैसे आवे घरेलू बिल। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवा पूरा दमखम दिखा रहे हैं। सहारनपुर के गांधी पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के तीसरे दिन भर्ती के लिए पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने दौड़ लगाई। अभ्यर्थियों ने बताया कि वह पिछले 6-7 महीने से भर्ती रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। जनपद बुलंदशहर से आए उज्जवल चौधरी ने बताया कि वह पिछले 5-6 महीने से अग्निवीर भर्ती की तैयारी में जुटे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका चयन हो जाएगा। जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर के रहने वाले अभ्यर्थी लव शर्मा ने बताया कि भर्ती बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। भर्ती के दौरान आर्मी ऑफिसर का व्यवहार बहुत अच्छा है। रनिंग के लिए भी पूरा समय दिया जा रहा है। विवेक। कहाँ से आए? हम आए मुराला गांव से, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा। भर्ती के लिए आए? भर्ती के लिए आए।
तो हो गई भर्ती अभी? अभी नहीं हुई, 3 बजे से एंट्री। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी ऐसी है, 5 डाउन है। कब से तैयारी कर रहे हो? लगभग 6 महीने हो गए। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो पूरी है, मगर अब आगे मालिक है। आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल चौधरी है। कहाँ से आए आप? मैं जिला बुलंदशहर, तहसील शिकारपुर। भर्ती चल रही है? हाँ जी। भर्ती के लिए आए? हाँ जी। हो गई? हाँ जी। क्या कुछ रहा है? बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, 5:45 का टाइम है जी। और जितने बंदे 4 चक्कर पूरे कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। बाकी भाई जो प्रैक्टिस करके आया होगा उसकी रेस लग जाएगी। आपने कितने टाइम में रनिंग की? भाई ऐसा कुछ टाइम ना है, मैंने कोई वहाँ स्टॉपेज ना लग रही, ना कोई घड़ी बांध रही, जिसने में बढ़ गए अंदर उतना है। लेकिन हाँ, वो बाहर 200 का टाइम लगाया, 5:45 का पूरा टाइम। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस का भाई कोई टाइम नहीं है, प्रैक्टिस तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। पहली दफे मारी भर्ती या पहले भी आए? ना एक बार और देगी भाई, मुजफ्फरनगर। वहाँ हो नहीं पाया? ना वहाँ ना हो पाया, रनिंग क्लियर ना हुई। क्या मानते हैं इस बार? हो जाएगा इस बार तो भाई। हो जाएगा। आर्मी में जाने का सपना क्यों देखा है? क्या कुछ देश के लिए कुछ करना? देश के लिए करना चाहते हैं भाई, इसलिए जाते हैं आर्मी में। आपका नाम? पौरुष शर्मा। कहाँ से आए हैं? एम्बुलेंस से। सहारनपुर में भर्ती चल रही है? सहारनपुर में भर्ती चल रही है, भर्ती कल की है हमारी एम्बुलेंस से। कितनी प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस हुई है 5-6 महीना की, और देखो कल की है, कल पता पड़ेगी। अब तो कब से तैयारी कर रहे हैं और क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार? मेरे हिसाब से 5-6 महीना है गए करते करते, और भगवान की कृपा से कल देखो लगेगी मेरे हिसाब से। तो पहले भी करें? पहले करें, खुली भर्ती करिए, वैसे हो नहीं पाया था ना। आपको उम्मीद मानते हैं? हाँ, आपके देखो आर्मी में ही क्यों जाना? सपना एक अपना वो है जाने का। हाँ, आर्मी पसंद है शुरू से ही। देश के लिए कुछ करना? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम लव शर्मा है। कहाँ से आए? शिकारपुर। भर्ती के लिए आए हैं? जी। क्या कुछ रहा है, कहाँ भर्ती? बहुत अच्छा माहौल रहा है, बहुत अच्छा टाइम मिला है, और एक बैच में 60-70 बच्चे लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 75 बच्चे भी लिए गए हैं। बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन किसी कारण से मैं पास नहीं हो पाया, मैं फेलियर में आ गया था। वजह क्या रही? वजह ये रही कि कुछ लड़के हैं जो मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, मेडिसिन लेके गिर जाते हैं, वो बॉडी वर्क नहीं कर रही है। इस वजह से एक मैं सही चल रहा था, मेरे आगे एक लड़का गिरा, उसकी वजह से संतुलन खो बैठा मैं। कितना टाइम मिला लगभग? पूरा 5:45 का टाइम मिल रहा है। क्या कब से तैयारी कर रहे थे? मैं हो गए मेरे को 6 महीने। तो क्या पहली बार है या? जी पहली बार है। बुलंदशहर की कितनी भर्ती चल रही है? बुलंदशहर की आज एक तहसील हमारी शिकारपुर थी, उसके बाद में स्याना साथ में ही थी, और जंगीराबाद भी थी। तहसील शायद कोई और भी होगी। तहसील भाई जो है? नहीं, सब एक ही जगह बैठाए जा रहे थे, तीनों तहसील के बच्चों का एक ही बैच बनाया जा रहा था। प्रशासन की व्यवस्था किस तरह? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहीं कोई परेशानी नहीं। सहारनपुर पुलिस प्रशासन अवैध खनन का कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध रूप से खनन का कारोबार करने वाले कारोबारी सहित ओवरलोडिंग खनन लेकर जा रहे ट्रकों पर पुलिस के द्वारा शिकंजा कसते हुए कार्यवाही की जा रही है। सहारनपुर में खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने भी मोर्चा खोल दिया है। अवैध खनन करने वाले 3 स्टोन क्रशर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं हरियाणा के अज्ञात स्टोन क्रशरों के बीच जांच भी शुरू हो गई। अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन करने वाले 15 वाहनों को सीज किया गया। अभियान 20 से 22 दिसंबर तक चला था। जिले के थाना बेहट, सरसावा और नकुड़ ने इन मामलों में FIR दर्ज की गई। इस कार्रवाई में बेहट क्षेत्र के 3 स्टोन क्रशरों के नाम सामने आए, जिनमें मेसर्स अनादित्य स्टोन क्रशर, मेसर्स राधे कृष्ण स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनिंग प्लॉट और मेसर्स श्री राधे स्टोन क्रशर शामिल है। कुछ खनन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 15 वाहन ऐसे थे जो या तो ओवरलोड थे या बिना रॉयल्टी के थे। उनको जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई, तो उसके क्रम में फिर 15 वाहन स्वामियों के खिलाफ, और जिस स्टोन क्रशर से वो लोग माल लेकर के आ रहे थे, 3 स्टोन क्रशर्स थे और कुछ यमुनानगर के स्टोन क्रशर्स थे जो अवैध खनन में लिप्त थे। इन सब के खिलाफ खनन निरीक्षक के द्वारा कल बेहट थाने में, नकुड़ थाने में और सरसावा थाने में अभियोग पंजीकृत कराए गए।
क्या सर इन पर कोई चार्ज भी लगाया गया, इन तरह का कोई टैक्स? अवैध खनन के रूप में FIR दर्ज हो गई है। बाकी विवेचना की जा रही है और विवेचना के उपरांत जो भी होगा पुलिस विभाग के द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जनपद संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने खाली मैदान में बनेगी पुलिस चौकी। ASP की मौजूदगी में मैदान की हुई नापतोल। संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन लगातार बड़े फैसले कर रहा है। इसी के तहत आज शाही जामा मस्जिद के सामने पड़े खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्रीश चंद और पुलिस क्षेत्र अधिकारी संभल अनुज चौधरी की मौजूदगी में उस मैदान की नापतोल भी की गई। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संभल उत्तरी श्री चंद ने बताया कि यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना होनी है, जिसके लिए मार्किंग की गई है। चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और चौकी बनाई जानी है। सुरक्षा के दृष्टिगत शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर फोर्स रहे और हम इस शहर को सुरक्षित रख सकें। आसपास के लोगों के द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए, उन्हें राजस्व विभाग के द्वारा देखा जाएगा, तदुपरांत उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो उनके द्वारा पेपर दिखाए गए हैं वह संदर्भित जगह के नहीं है। पर देख रहे हैं एक तरफ छोटी JCB के जरिए मैपिंग की जा रही है, खुदाई का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो राजस्व विभाग की टीम है वो यहाँ पर मैपिंग कर रही है। पीछे भी कर देंगे फुल ऐसे ही गेट उसका ऐसे रेस्टरूम उसको पीछे बैठ जाएगा, टॉयलेट पीछे रहेगा। और जो बता वो एक इस कोने पे एक उस स्थापित होनी है, उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद के पास किस चीज की नपाई हुई है इस समय? नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि आसपास जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे, लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। सर कुछ कागज आपको दिखाए गए हैं कि कौन से कागज हैं इनको लेकर विचार विमर्श? कुछ आसपास के लोगों द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और तदनुसार उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तो जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं वो संदर्भित जगह के नहीं है, किसी अन्य जगह। कितना स्पेस चाहिए सर और क्या क्या स्टाफ की तैनाती रहेगी? वह बाद में तय किया जाएगा। पर्याप्त स्टाफ रहेगा जिससे सुरक्षित किसी स्थान को रखा जाए। किस नाम से रहेगी सर चौकी सर? अभी निर्धारित किया जाएगा, चौकी का नाम भी निर्धारित होगा जल्दी ही, और फिलहाल नाप के पैमाइश करके चौकी बनाई जाएगी। ठीक है। तो हमारे साथ बात